हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुमित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 3। हमने जो 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। अगर आप हमारे वो 2 चैप्टर देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप लोग देख लें। ज्योग्राफी की भी हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लें वहाँ से। आइए अब इसे स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, ये चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। इसे हम उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हमने पिछले 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार से की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन का अर्थ होता है अपनी अक्ष पर घूमना, जैसे ये पृथ्वी है, ये अपनी अक्ष पर घूम रही है, इसे कहते हैं घूर्णन। और परिक्रमण मतलब किसी सूर्य का चक्कर लगाना, जैसे पृथ्वी ये सूर्य का चक्कर लगा, ये सूर्य है, ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ऐसे इसे कहते हैं परिक्रमण। आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यह मैंने भी आपको समझाया था। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी का जो अक्ष है, जैसे हम लोगों ने माना था ऐसा पृथ्वी झुकी है, ऐसी पृथ्वी ऐसी झुकी है। जो अक्ष माना वो काल्पनिक रेखा है, इसमें दिया होगा। हाँ, ये एक काल्पनिक रेखा है, ऐसी रियल में की लाइन खिंची नहीं है, मतलब ये मान लिया कि एक काल्पनिक रेखा है। कहने का अर्थ ये है। आइए पढ़ते हैं। जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। देखिए ये जो यहाँ से कोण बनाती है, ये 66.5 डिग्री का है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यही है कक्षीय समतल। ये ऊपर पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी की जब सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसके आधे, जैसे ये देखिएगा, ये चित्र है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। ये जब प्रकाश पड़ रहा है तो इसके आधे इतने भाग में ही पड़ रहा है, इतने भाग में। ये पढ़ते हैं। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। यह है प्रदीप्त व्रत। इस व्रत को इसे कहेंगे प्रदीप्त व्रत। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। मतलब पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लेती है, उसी 24 घंटे को एक दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, मतलब ये पृथ्वी डेली करती है। आइए ऊपर पढ़ते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, ये तो क्वेश्चन है। पृथ्वी के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होता है, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाया। मतलब अगर घूर्णन नहीं करेगी तो पृथ्वी एक ही, जैसे ये सूर्य, अगर वो घूर्णन नहीं करे तो हमेशा इस पर दिन रहेगा और इस पर रात रहेगी, तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा।
पृथ्वी की गति, आइए पहले इसे पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इसे पढ़ते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। मतलब कहने का अर्थ है कि पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। यानी कि अगर हम लोग वैसे कहें तो 365 दिन और 6 घंटे, इसे ऐसे निकालेंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे और कितना 1/4, 4 6 24, आगे 6 घंटे। और फिर हम अपनी सुविधा के लिए उन 6 घंटों को छोड़ देते हैं, इसलिए दिन 365 दिन मानते हैं। 365 दिन मानते हैं एक वर्ष में। और यही जो 6 घंटे हैं ये 4 वर्ष बाद हम लोग काउंट कर लेते हैं। और फरवरी उस समय 28 की होती है, मतलब 29 की होती है। वैसे हर समय 28 की होती है। जब हम 6 दिन ये कंप्लीट कर देते हैं 6 घंटे, तब फरवरी एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी 29 की होती है। और उस वर्ष को जो जिस वर्ष फरवरी 29 की होती है लीप वर्ष कहते हैं। आइए ऊपर पढ़ते हैं। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ऊपर पढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। ये हम अभी आपको बता चुके हैं। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। आपको इसका एक ट्रिक बताऊं, जो लीप वर्ष होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये सबसे सरल आसान तरीका है। आइए अब आगे पढ़ते हैं कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। इक्कीस जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। अतः ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम है। अभी मैं आपको इसका समझाऊंगा ऐसे। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। कहने का अर्थ इनका ये है। ये ऊपर एक फिगर था, ये है। इक्कीस जून को पृथ्वी यहाँ है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही इससे सीधी, तो जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जो ये झुका हुआ है, उसकी वजह से सूर्य की किरणें इसमें आपको समझने में आपको अलग फिगर बना के समझाता हूँ। जैसे ये है पृथ्वी, यह है आर्कटिक वृत्त, यह है कर्क रेखा, यह है भूमध्य रेखा, और ये मकर रेखा, और ये अंटार्कटिक वृत्त, ये इक्वेटर है।
अब कहने का अर्थ है 21 जून को सूर्य यहाँ होगा, यहाँ 21 जून को यहाँ, माने हम लोगों ने ये सूर्य बना दिया। अब सूर्य की रोशनी कहाँ, इस पे ज़्यादा बढ़ेगी, सीधी बढ़ेगी, यानी कि सूर्य यहाँ इस रेखा पे है तो सूर्य की रोशनी इस पे पड़ेगी, यहाँ सीधी बढ़ेगी लंबा, तो यहाँ तिरछी बढ़ेगी। और यहाँ उस 21 जून को यहाँ पर गर्मी होगी और इस एरिया में सर्दी होगी, इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, इधर गर्मी होगी, मतलब इधर गर्मी होगी और यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पहुँचेंगी तो यहाँ पर दिन होगा और इधर से रात होगी। कहने का अर्थ ये है। अगर इसी हम उल्टा करें, मान लें कि अभी इसमें पढ़ेंगे दिसंबर को, मान लें दिसंबर में 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर में सूर्य यहाँ पे होता है, इस पे मकर रेखा पे, तो इधर गर्मी होती है और इधर सर्दी होती है। इसीलिए जब हम वो क्रिसमस मनाते हैं तो क्रिसमस सर्दियों में, और ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 21 मार्च की या फिर 23 सितंबर की, तब सूर्य सीधे इक्वेटर पे होता है, यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे होता है, तो सूर्य की किरणें लंबवत यहाँ पड़ती हैं, इसलिए तब ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, और तब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और अगर हम जून की बात करें, जब सूर्य यहाँ होता है तब यहाँ पर दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, और यहाँ पर होता है तब यहाँ पर दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। मैंने सभी कुछ आपको समझा दिया है। आइए नीचे पढ़ते हैं। बाईस दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। मैंने अभी आपको समझाया था, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तो सूर्य यहाँ पे होगा, सीधी किरणें लंबवत यहाँ पड़ेंगी, यहाँ पे, यहाँ तिरछी पड़ेंगी यहाँ पे। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, मतलब इस भाग में प्रकाश होगा। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होगी। कहने का अर्थ है कि यहाँ इक्वेटर कर्क रेखा, यहाँ पर तो लंबे दिन होंगे और यहाँ पर छोटे दिन होंगे, जैसा कि होता भी है। आइए पढ़ते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है? अभी मैंने आपको समझाया था, क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं, जैसे ये विषुवत वृत्त है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो सूर्य की किरणें यहाँ सीधी लंबवत यहाँ पड़ेंगी, यहाँ। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। जब सूर्य यहाँ होगा तब दिन और रात बराबर होंगे। 30 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। 21 मार्च को इस स्थिति के विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये क्या है? ये तो वो है। आइए ऊपर पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा तथा ये चैप्टर हो गया समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आप। चलो धन्यवाद।